अब आप मुझे तमाम स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने मशीन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भी कोई भी ऐसी डिवाइसेस जो कि आपको क्या करें, आपके काम को मोर कन्वीनियंट वे में परफॉर्म कर दे, आपके काम को सिंपल कर दे, वो मशीन कहलाती है। फिर हमने उसका एफिशिएंसी पे उसका हमने मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा था, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और फिर हमने उसकी एफिशिएंसी पढ़ी थी कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब आ जाए काइंड ऑफ मशीन पे। अगर हम बात करते हैं काइंड ऑफ मशीन की, एक सेकंड में पेन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, पेन आ जाए ताकि। अब देखें काइंड ऑफ मशीन की अगर हम बात करें तो लीवर की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड इज फलक्रम। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, मैं पेन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, पेन क्यों नहीं आ रहा? एक सेकेंड। एक सेकेंड स्टूडेंट, मुझे स्क्रीन जो है वो दोबारा शेयर कर। इट इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड इट्स फलक्रम। आप ये देखें, ये जो जिस पॉइंट पर ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। यानी कि आपने अगर कोई झूला देखा हो कि अगर सीसो कोई झूला है, सही है, तो अगर कोई यहाँ पर्सन एक मौजूद है और यहाँ पे एक पर्सन मौजूद है, तो यकीनन एक डाउनवर्ड होगा और एक अपवर्ड होगा अकॉर्डिंग टू देयर वेट, उनके वेट की वजह से। सही है, तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये बेसिकली क्या कहलाता है? फलक्रम कहलाता है। उनका जो टर्निंग पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? फलक्रम कहलाएगा। तो इट इज़ अ सिंपल मशीन, ये एक सिंपल मशीन है विच कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार, जो कि एक रिजिड बार के ऊपर जो बेस कर रही है, केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड इट्स फलक्रम, जो कि सलाहियत रखती है इस बात की कि बीच में जो एक टर्निंग पॉइंट है फलक्रम की वजह से, तो ये राइट साइड पे अगर जो है वो डाउनवर्ड होगा तो लेफ्ट साइड इसका अपवर्ड होगा, और लेफ्ट साइड डाउनवर्ड होगा तो राइट साइड अपवर्ड होगा। फिर हमने तीन चीज़ों की बात करी थी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मशीन पर यहाँ पे वो क्या कहलाता है? एफर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? एफर्ट कहलाता है। तो एफर्ट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द बार एंड वेट कैन बी लिफ्टेड एट द अदर एंड। अगर मैं इस जानिब से एफर्ट अप्लाई करता हूँ, अगर मैं इस जानिब से एफर्ट अप्लाई करता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आपने पी फोर्स अप्लाई की है, एफर्ट अप्लाई किया, यहाँ मेंशन भी है। तो जब मैं एफर्ट अप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस तरह की पोजीशन बना देगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड डाउनवर्ड हो जाएगी, और ये वाली साइड लोड क्योंकि डब्ल्यू है तो ये ऊपर की जानिब जाएगी, तो ये वेट जो है वो अपवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि एफर्ट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द बार, अगर बार के एक एंड पर एफर्ट अप्लाई करते हैं, एंड वेट कैन बी लिफ्टेड एट द अदर एंड, दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा बेटा? वेट लिफ्ट हो जाएगा। अब आ जाए जरा आगे। तो अब आप हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि एक होता है एफर्ट, जैसे मिसाल के तौर पर हमने टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद होगी। हमने क्या पढ़ी थी? टॉर्क की डेफिनेशन। तो टॉर्क की डेफिनेशन में क्या था? हमने गेट को डिस्कस किया था कि अगर यहाँ इसका कब्जे लगे हुए और ये इसका टर्निंग पॉइंट है, तो आपने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला डी होगा वो क्या होगा? बेसिकली मोमेंट आर्म होगा। वो क्या होगा? मोमेंट आर्म, जिसको आपने डी का नाम दिया था। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? एफ मल्टीप्लाई बाई डी। तो अब यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और मोमेंट आर्म जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था? एफ मल्टीप्लाई बाई डी। इसी तरीके से स्टूडेंट, अब यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका ये क्या कहलाएगा? एफर्ट आर्म कहलाएगा। और यहाँ से वेट लिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसका क्या कहलाएगा? लोड आर्म कहलाएगा। तो अगर मैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहूँ, तो आप कहेंगे से इसका मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट और होना चाहिए। अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ आउटपुट क्या है?
तो आप कहेंगे सर एक तो W है और दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई बाय H। तो आप यहाँ लिखेंगे आउटपुट में W मल्टीप्लाई बाय H। अगर मैं कहूँ इनपुट क्या है, तो आप कहेंगे सर इनपुट में P है और मल्टीप्लाई बाय D है। तो आप इनपुट की जगह क्या लिख देंगे, P मल्टीप्लाई बाय D। और इसी चीज को अगर मैं एफिशिएंसी की फॉर्म में लिखूं, तो देखो क्या होता है एफिशिएंसी में, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आपको आउटपुट दिया हुआ है कितना, W मल्टीप्लाई बाय H, इनपुट दिया हुआ है कितना, P मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय 100। क्या यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? लीवर की डेफिनेशन मैंने पहले समझाई कि जिसका जो टर्निंग पॉइंट है बेसिकली, इसका जो टर्निंग पॉइंट है बेसिकली वो किस पर बेस कर रहा है, फलक्रम पे बेस कर रहा है कि रिजिड बार के लेफ्ट साइड पे अगर आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड पे वेट लिफ्ट होगा। उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, W मल्टीप्लाई बाय H अपॉन P मल्टीप्लाई बाय D। उसका एफिशिएंसी क्या होगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 मींस W multiplied by H divided by P multiplied by T into 100। Is that clear everyone? चैट पर रिप्लाई कर दें। Is that clear everyone? चैट पर रिप्लाई कर देंगे तो मेरे लिए जल्दी से आगे बढ़ना आसान होगा। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, inclined plane। It is a simple plane surface making an angle theta। आप देखें आपके घरों में अगर जो है वो आपका घर इतनी हाइट पर मौजूद है, सही है, और यहाँ से जो है वो गाड़ी को मूव करना है, तो आप बेसिकली यहाँ ये अर्थ सरफेस आ गई, यहाँ आप क्या ड्रॉ करते हैं, एक इंक्लिनेशन ड्रॉ करते हैं, एक इंक्लिनेशन प्लान करते हैं, बनाते हैं ताकि गाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ जा सके। और मैं इसकी कंडीशन को अगर यूं ड्रॉ कर दूं तो आप देखेंगे ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ये 90 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ कुछ ना कुछ बेसिकली क्या है, एंगल है। तो ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के सरफेस से उठा हुआ है। इंक्लिनेशन का मतलब ही क्या है, सरफेस से क्या हुआ है, उठा हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले ये ऑब्जेक्ट यकीनन यहाँ पर था, फोर्स अप्लाई करी है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश की है इसने, इसका मतलब एफर्ट अप्लाई करने पर इसने क्या किया है, वेट लिफ्ट किया है। एफर्ट अप्लाई करने पर इसने क्या किया है, वेट लिफ्ट किया है। एफर्ट अप्लाई करने पर इसने वेट क्या किया है, लिफ्ट किया है। अब जरा पढ़ लेते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। फर्स्ट कर लिया एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की पोजीशन में है। देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर देंगे। एक तो वो फोर्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक तो इसका इस ऑब्जेक्ट का अपना वेट है जो डाउनवर्ड पोजीशन पे एक्ट कर रहा है। इस सरफेस की अपनी नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है जो कि इसको अपवर्ड ले जाने की कोशिश करेगी। और एक तीसरी फोर्स है जो इसको आगे लेकर जा रही है, जो हमने एफर्ट की सूरत में अप्लाई की है, वो क्या है, पी है। आपको याद है जिससे कि आपने केस 2 हमने बताया था, उसमें देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी m1 acting in the downward direction, tension T acting in upward direction, normal reaction R on the surface of the smooth horizontal surface। याद है इस तरह का हमने कुछ काम किया था केस 2 में। तो देखिए यहाँ पर भी वही 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बस वहां पे एक टेंशन स्प्रिंग की फोर्स थी, यहाँ एफर्ट अप्लाइड फोर्स है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी हम आइडियल मशीन की बात करते हैं तो स्टूडेंट आइडियल मशीन में हम आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट लेते हैं। और आइडियल मशीन का मतलब ये है कि ये आइडियल मशीन का मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जिस्ट नहीं करती, ये सोचा हुआ है, समझा हुआ है। प्रैक्टिकल जितना हम इनपुट देते हैं कभी भी हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। अगर किसी इंजन को ऑपरेट करने के लिए आप पेट्रोल उसको दे रहे हैं तो वो पेट्रोल जो है वो 100% वर्क नहीं करता, बल्कि उसके कुछ लॉसेस होते हैं। और वो लॉसेस क्या होते हैं कि वो स्मोक की सूरत में, धुएं की सूरत में, फ्रिक्शन की सूरत में ज़ाया हो रहे होते हैं। अगर 100% इनपुट दिया गया है तो आउटपुट 70 या 80% मिलेगा, या 90% मिल सकता है, कभी भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिल सकता। और जहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 ना मिले वो चीज़ क्या कहलाती है, आइडियल कहलाती है। यहाँ क्या है, फॉर एन आइडियल मशीन आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। अब जरा डायग्राम समझिएगा तमाम स्टूडेंट। अगर ये डायग्राम है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस पर एफर्ट अप्लाई किया, एफर्ट के नतीजे में ये ऊपर जा रहा है,
तो अब आप देखें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसका ये हाइट कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इसकी लेंथ यानी एल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एल। और ये जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका अपना जो है वो क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा। फोर्स जो अप्लाई करी है इसके ऊपर वो एफर्ट कहलाएगी। तो बताएं, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट आपने क्या दिए? एफर्ट, फोर्स अप्लाई किए। जब इनपुट फोर्स अप्लाई किए और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसने बेसिकली कितना फासला तय किया है? आप कहेंगे सर एल फासला तय किया है, तो इसका क्या होगा? इसका जो मोमेंट आर्म होगा क्या होगा? एल होगा। आउटपुट की बात करेंगे तो आप कहेंगे आउटपुट में से इसने वेट लिफ्ट किया है और कितना लिफ्ट किया है? एच हाइट तक किया है, तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच हो जाएगा। अब मुझे इसका अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर डब्ल्यू अपॉन पी होता है। अगर डब्ल्यू अपॉन पी होता है तो डब्ल्यू में अपनी जगह पे रखूंगा, ये पी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये एच मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखें डब्ल्यू अपॉन पी किसके बराबर आ जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एल अपॉन एच। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एल अपॉन एच। यहाँ तक आप तमाम स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू ये रहा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एल अपॉन एच आ गया है, अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से भी तो सॉल्व करना होगा। अब आपको पता है अब आपको पता है कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है तो ये वाली सरफेस बेस कहलाती है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये हाइपोटेनस कहलाता है। आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं। और ये क्या है? एंगल है। जब ये एंगल है तो आप बताएं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हाइट है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लेंथ है और जो इसका वेट है वो डब्ल्यू है। अब मुझे बताएं किस जगह पे काम हो रहा है? बेस पर काम हो रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे? तो आप कहेंगे सर यकीनन, आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर पे काम हो रहा है और हाइपोटेनस पे काम हो रहा है। अब हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये तीन हमने फॉर्मूले पढ़े थे। अब आप मुझे चैट पर रिप्लाई करेंगे कि सर ये परपेंडिकुलर पे काम हो रहा है और हाइपोटेनस पे काम हो रहा है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मुझे जल्दी, जबरदस्त, अनुष्य का फौरी रिप्लाई आ गया है, साइन थीटा। बहुत जबरदस्त भाई। और स्टूडेंट बताएं, अनुष्य ने रिप्लाई कर दिया है, तूबा ने रिप्लाई कर दिया है साइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो अब आप देखें, इसको हम खुद सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताएं परपेंडिकुलर क्या होता है? जिसका एंगल 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री पे आपको क्या मिल रहा है? एच मिल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? पहले तो आप इसको डिसाइड कर लें, ओ ए बी। तो परपेंडिकुलर में पहले कहाँ से कहाँ तक का फासला है? ओ से लेकर ए तक का फासला है। हाइपोटेनस में कहाँ से कहाँ तक का फासला है? ओ से लेकर बी तक का फासला है। अब आप मुझे बताएं साइन थीटा इज इक्वल टू ओ से लेकर ए तक की जो कंडीशन है उस पर क्या आएगा? बेस। ओ से लेकर ए तक की जो कंडीशन है उस पर क्या आएगा? वेट। 2 मिनट रुके। ओ से लेकर ए तक की जो कंडीशन है उस पर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, ओ से लेकर ए तक नहीं है बल्कि हम इसको दोबारा करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर तो ये है ना बेटा, ए से लेकर बी तक। तो ए से लेकर बी तक और हाइपोटेनस ओ से बी तक है। तो ए से लेकर बी तक में हमारे पास हाइट मौजूद है, ओ से लेकर बी तक में हमारे पास एल मौजूद है। अब देखें साइन थीटा का जो फॉर्मूला आया है वो एच अपॉन एल आया है, जबकि हमने जो मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट किया है वो कितना है? मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? एल ओवर एच है। तो मुझे अगर इसको मैकेनिकल एडवांटेज बनाना है तो आप कहेंगे सर आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको देखें ये वाला डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो ये बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन एच। दोनों की वैल्यूज पलट जाएंगी। अब आप मुझे बताएं अगर ये एल ओवर एच है तो ये एल ओवर एच किसके बराबर था? आप कहेंगे सर मैकेनिकल एडवांटेज के। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/sin थीटा। तो देखें ये आ गया मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, 1/sin थीटा। अब मुझे बताएं तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ें। दोबारा बता रहे हैं आपको। A pulley is a groove wheel supported in a frame which is called as block. The wheel can turn about an axis in a block
a rope can pass over the pulley. तो अगर आप कंडीशन देखें तमाम स्टूडेंट, तो ये तो हमने फिक्स पुली की बात करी है, ये जब फिक्स्ड होगा तो एक तो ये एज अ ब्लॉक कहलाएगा, और ये इसके राउंड जो है वो टर्न होगा, और इससे जो हम एक स्ट्रिंग पास करा रहे हैं वो इसके अक्रॉस हो जाएगी। तो अब देखें डेफिनेशन क्या बन रही है। अगर बात करें फिक्स्ड पुली की, तो इफ द ब्लॉक ऑफ द पुली इज फिक्स्ड टू अ स्ट्रॉन्ग बीम और सीलिंग, द पुली डज नॉट मूव अप एंड डाउन एंड इज कॉल्ड अ फिक्स्ड पुली। तो पुली मूव नहीं कर रही है, बल्कि उसी के गेट जो है वो टर्न हो रही है, तो वो फिक्स पुली कहलाएगी। और मूवेबल जो होगी वो मूव करेगी। इन दिस पुली वन एंड ऑफ द रोप व्हिच इज पासिंग अराउंड द पुली इज टाइड टू अ फर्म सपोर्ट O and effort P is applied to its other end. The load and weight to be lifted are hung from the hook of the block. इस पॉइंट को ध्यान में रखें। इन दिस सिस्टम द पुली कैन मूव एंड इज कॉल्ड अ मूवेबल पुली। ये देखें, ये फिक्स पुली की एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, ये फिक्स पुली है, और यहाँ पे देखें ये मूवेबल पुली है। ये क्या है? मूवेबल पुली है। तो और ये किसके जरिए मूव, यहाँ पे हुक भी लगाए, जहाँ पे मैंने कहा था पॉइंट को ध्यान में रखें, ये हुक वगैरह लगाए इन्होंने, सही है। और एक जगह से आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी जगह से आप देखें ये पुली जो है वो पुली रोटेट भी कर रही है और मूवेबल भी है, तो फिक्स नहीं है। यहाँ तक बात होगी। अब आ जाए सर इसके मैकेनिकल एडवांटेज पे। जब हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, इसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट या आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब जरा देखें तमाम स्टूडेंट, एफर्ट तो अप्लाई हो रही, लाजमी सी बात है। इस पॉइंट पर अगर अगर इस पॉइंट पर एफर्ट अप्लाई हो रही है, तो ये वेट कहाँ पे जाएगा? एफर्ट की सूरत में ये डाउनवर्ड आएगा, और वेट जो है वो कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा। सही है, वेट जो है वो अपवर्ड जाएगा, और एफर्ट लाजमी सी बात है, आप डाउनवर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वेट ऊपर आएगा। तो देखें एफर्ट, अगर मैं इसकी बात करूँ, इनपुट क्या दे रहे हो आप? इनपुट आप कहेंगे सर आपने पहले पी एफर्ट अप्लाई किया, उसने डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का कवर कर रहा है? ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप पी मल्टीप्लाई बाय ओ ए कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा? इनपुट आ जाएगा। आउटपुट की बात करें तो आप कहेंगे सर इसने फासला अपवर्ड की तरफ तय किया है, तो ओ से लेकर बी तक का फासला तय किया है, तो आप क्या करेंगे? डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय ओ बी कर देंगे। तो देखें इनपुट की जगह इन्होंने पी मल्टीप्लाई बाय ओ ए रखा, आउटपुट की जगह इन्होंने डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय ओ बी रखा। और इस केस में जितना इनपुट आपने दिया उतना ही आपको आउटपुट मिल गया। तो देखें ओ ए बराबर होगा ओ बी के, और ये ओ बी से ओ बी कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पी बराबर रहेगा किसके? डब्ल्यू के। और अगर ये P मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो, तो आप देखेंगे कि W अपॉन P, और यहाँ क्या नहीं बचा। अभी मैंने ऊपर काम कराया था कि अगर आइडियल मशीन है तो मैकेनिकल एडवांटेज हम कितना रख देते हैं? 1 रख देते हैं। मैं अगर आपको ऊपर जाकर दिखाऊं, ये देख रहे हैं आइडियल मशीन पर हम मैकेनिकल एडवांटेज कितना रखते हैं? 1। तो देखें अभी प्रूफ भी हो गया, ये बात अभी प्रूफ भी हो गई है हमारे पास, कि जो आइडियल मशीन थी उसका हमने मैकेनिकल एडवांटेज कितना रखा? 1 रखा। कितना रखा मैकेनिकल एडवांटेज? 1 रखा। सही है। तो देखें यहाँ पे मैकेनिकल, अब ये डब्ल्यू ओवर पी किसके बराबर होगा? एम ए के बराबर होगा, और यहाँ जो है वो 1 आ जाएगा। तो आप देखें मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया है? पुली का 1 आ गया है, फिक्स पुली का 1 आ गया है। स्टूडेंट आज का लेक्चर हम इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास वाइंड अप हो गया है, मुझे अटेंडेंस लेनी है। जब तमाम स्टूडेंट अभी जो है वो, अब ये 2 स्टूडेंट और आए थे, वो मेरे ख्याल नेट का मसला हुआ है, वो चले गए हैं, लेकिन नाम मुझे याद है तो मैं अटेंडेंस लगवा दूंगा उनकी। अभी आप लोग क्लास में ही अपेयर रहिएगा। अच्छा मैं नाम बता रहा हूँ, मिस अटेंडेंस लगा दी है। हादिया नईम,